प्रिय छात्रों, मैं सुनील कुमार विद्यालय लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से आज की इस ऑनलाइन क्लास जो कि विद्या भारती द्वारा संचालित है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान विषय का प्रकरण बल तथा दाब का अध्ययन करेंगे। बल तथा दाब में सबसे पहला शब्द आ रहा है बल। तो बल क्या है, इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप पर विचार करेंगे। हमने देखा भी होगा कि कभी कभी हम किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं या किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो अचानक वो रुक जाती है और ड्राइवर के बार बार प्रयास करने पर भी वह गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। तो तब ड्राइवर कहता है भैया इसमें धक्का लगाना पड़ेगा। अब धक्का, कुछ बड़े आदमी जो उस धक्का लगाने में समर्थ हों वे उतरते हैं और उस गाड़ी को थोड़ी दूर तक धक्का लगाते हैं तो हम देखते हैं कि वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो ये धक्का क्या है? वास्तव में ये धक्का लगाना ही एक बल कहलाता है। धक्का लगाना ही बल कहलाता है बाह्य कारक द्वारा। बाह्य कारक क्या हो गए? वहाँ बाह्य कारक हो गए वे पुरुष जिन्होंने उसमें धक्का लगाया और एक गाड़ी जिस पर लगाया गया, तो उस पर जो लगाया गया धक्का क्या है? बल कहलाता है। तो यहां से बल हमारे को स्पष्ट हुआ होगा और हम एक बल की एक परिभाषा दे सकते हैं। बल बल क्या है? बल एक बाह्य कारक है। बल एक प्रकार का धक्का है धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। करने का प्रयास करता है। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। इससे इस रूप में हम बल को परिभाषित कर सकते हैं। अब हम बल के प्रभावों पर विचार करेंगे। बल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो बल के प्रभाव, बल से क्या क्या हो सकता है? बल के प्रभाव, बल लगाने से क्या क्या हो सकता है भाई? बल लगाने से नंबर 1, गति करती हुई वस्तु की चाल बदल सकती है। अब इसे कैसे समझेंगे हम? गति करती हुई वस्तु की चाल बदल सकती है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? कोई वस्तु है, अगर यदि एक पिंड है गति कर रहा है और हमने उसे और उसी दिशा में, जिस दिशा में गति कर रहा है, और थोड़ा सा सहारा दे दिया तो वो और तेजी से गति करने लगता है, तो इससे उसकी चाल बदल गई। या कोई वस्तु गति करती हुई आ रही है, एक गेंद आ रही है हमारे पास और हमने उसे एकदम कैच कर लिया, तो क्या हुआ? बल लगाने से हमने उसको रोक लिया, उसको, वो गति में थी, उसको विराम अवस्था में ले आए। विराम अवस्था में ले आए। या किसी को हमने एक गाड़ी में धक्का लगा दिया, तो गाड़ी में धक्का लगाने से क्या हो गया? विराम अवस्था से हमने गतिज अवस्था को प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार से हम उसकी चाल में बदल सकते हैं, उसकी चाल को घटा बढ़ा सकते हैं बल लगाकर, किसी बाह्य कारक द्वारा बल लगाकर इसकी चाल को बदल सकते हैं। नंबर 2, आकृति में परिवर्तन। आकृति में परिवर्तन। हम एक रबड़ की गेंद लें। रबड़ की गेंद हमारे पास हाथ में है, हमने थोड़ा सा पुश करा तो वो क्या हो जाती है? दब जाती है। उसके दबने से क्या होता है? उसकी आकार बदल जाता है। तो क्या हुआ? बल लगाया, जब हमने अपना पेशी या बल उस पर लगाया तो वो दब जाती है और उसका आकार
बदल जाता है तो यहां पे क्या होगा, उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, आकृति में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार दिशा में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन कैसे होता है भाई? आप सब क्रिकेट खेलते हैं, अधिकांश भैया क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में देखा होगा कि जब बैट से बॉल लगती है तो बॉल लगने के बाद उसकी दिशा परिवर्तन हो जाती है। पहले बैट पर बॉल आई और अब जैसे ही बल्ले से बॉल लगी तो उसकी दिशा विपरीत हो जाती है और बल्ले ने जिस तरफ बल लगाया उस तरफ उसकी दिशा हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बल के प्रभाव हैं जिसके द्वारा हम विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा इनको जान सकते हैं। और भी बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनके द्वारा हम इनको जान सकते हैं। तो यहाँ हम बल के प्रभाव को समझ गए होंगे। अब आते हैं बल के प्रकार। क्या आता है, बल के प्रकार। बल कितने प्रकार का होता है? बल मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बल? 2 प्रकार का। संपर्क बल और असंपर्क बल। अच्छा, ये एक बात पर विचार करते हैं। एक गाड़ी है, गाड़ी खड़ी है और एक व्यक्ति खड़ा है। क्या दोनों में बल लग रहा है? कोई नहीं। क्यों नहीं लग रहा? बल क्यों नहीं लग रहा? बल इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि उनका संपर्क नहीं बन रहा। बल एक अन्योन्य प्रक्रिया है, 2 वस्तुओं के बीच की अन्योन्य प्रक्रिया है। जब वो उसको छुएगा या उसके पर किसी प्रकार का बल लगाए तो उसके लिए 2 चीजों का होना आवश्यक है, 2 वस्तुओं का होना आवश्यक है। तो बल केवल ये नहीं कि एक आदमी है, यहां खड़ा हूं तो बल लग रहा, नहीं। बल लगाने वाला और बल जिस पर लगना है वो दोनों चीज होना जरूरी है। तो बल के लिए 2 अन्योन्य वस्तुएं होना जरूरी है। अब जब बात आई संपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है? संपर्क बल वह होता है, उदाहरण बताता हूं। संपर्क बल क्या होता है? हमने गाड़ी को धक्का लगाया तो गाड़ी क्या होगी, अपने स्थान से हट गई। ये डस्टर है, हमने यहाँ से इसे इस प्रकार से करा और इधर को कर दिया तो क्या हुआ, जब इस पे पुश करा, इस पे बल लगाया तो ये क्या हो गया, अपने स्थान से हिल गया। तो क्या हुआ, उसके लिए हमें उसे छूना पड़ा, उसको छूना पड़ा। तो इस प्रकार के बल को हम संपर्क बल कहते हैं। क्या, जब जिस पर बल लगाना है उसको छूना पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, संपर्क बल। दोनों का अटैचमेंट होता है। जब दोनों को छूने की आवश्यकता नहीं होती, उसके बिना भी हम बल लगा सकते हैं, तो उसको कहते हैं असंपर्क बल। अब इन बलों, संपर्क और असंपर्क बल के बारे में भी जानेंगे हम। संपर्क और असंपर्क बल क्या होते हैं? संपर्क बल का सबसे पहला उदाहरण है पेशीय बल। अब पेशीय बल क्या होता है? जो भी किसी जीव द्वारा किसी पर बल लगाया जाता है वो पेशीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? पेशीय बल। जिसमें हमारी पेशियां कार्य करती है, पेशियों के परिणाम स्वरूप बल लगता है, उसको पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल के उदाहरण, पेशी बल के बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे हम सारी क्रियाएं करते हैं। किसी वस्तु को उठाना, रखना, एक बाल्टी में पानी भरा उसे खींचना, इस प्रकार के जो जितने भी हमारे दैनिक क्रियाकलाप के ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनके द्वारा हम पेशीय बल, जिनमें हम पेशीय बल का उपयोग करते हैं। एक दूसरा बल होता है इसी में ही, घर्षण बल। क्या होता है? घर्षण बल हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी घर्षण बल है। क्यों? हम जितने प्रकार की भी गति करते हैं तो उसमें घर्षण बल का उपयोग होता है। उसके बिना क्या है, गति संभव नहीं है। क्यों? जब भी हम चलते, पहली बात तो घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल क्या होता है कि जब कोई वस्तु गति करती है तो एक बल उस पर कार्य करता है जो उसकी गति का अवरोध उत्पन्न करता है। अब उसे हम घर्षण बल कहते हैं। और यह जिस तल पर
वह वस्तु गति कर रही है वह तल उस तल द्वारा लगाया जाता है और गति की विपरीत दिशा में लगाया जाता है। कौन सी दिशा में लगाया जाता है? गति की विपरीत दिशा में लगाया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल से हमारा चलना, हमारा लिखना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, यह भी घर्षण बल से ही संभव है। तो ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप हैं जो हमारे घर्षण बल के द्वारा संभव हैं। तो ये दोनों पेशीय बल और घर्षण बल संपर्क बल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संपर्क बल। अब आते हैं असंपर्क बल कि क्या ऐसा भी संभव है कि हम वस्तु को छुए ना और बल लग जाए। आपने छठी क्लास में पढ़ा होगा कि सिर, एक बालक ने कंघा सिर से रगड़ा या फीटी स्केल सिर से रगड़ा और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को वह स्केल या कंघा अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो उसमें छूने की तो आवश्यकता नहीं पड़ी। तो उसमें क्या हुआ? दूर से ही उस पर एक बल कार्य करता है। तो उस बल को हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल। क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल। विद्युत धारा में वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्टकट में जो मैंने समझाया स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल समझ में आ गया होगा कि जब कंघे को या किसी चीज को किसी से रगड़ा जाता है तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है और वह फिर दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे ये कागज वाला उदाहरण, कागज के टुकड़ों वाला उदाहरण बताया। तो ये कौन सा बल हो गया भाई? असंपर्क बल। क्यों? इसमें कागज और कंघे का पहले कोई संपर्क नहीं हुआ। बल लगने से पहले कोई संपर्क नहीं हुआ, बाद में हुआ, बल लग गया। तो इसे कहते हैं स्थिर विद्युत बल। इसी का उदाहरण है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल को आप सब जानते ही हैं। क्या है चुंबकीय बल? जब किसी चुंबक के आसपास कोई चुंबकीय वस्तु लाई जाती है, लोहयुक्त वस्तु लाई जाती है, तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? इस पर जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय बल। इसमें क्या है? जरूरी तो नहीं पहले कि चुंबक और लोहे का पहले मिलना जरूरी नहीं या उन्हें संपर्क करना जरूरी नहीं। हाँ, जब बल लग गया उसके बाद वे संपर्कित हो जाते हैं। तो ये भी असंपर्क बल आता है। अब तीसरा बल क्या है? आपने देखा होगा, मैंने ये यहाँ से घेरा, अगर हमारा ये है मार्कर है, इसको नीचे घेरा, इसको छोड़ा यहाँ से, तो ये नीचे क्यों गिरता है? ऊपर क्यों नहीं गिरता है? ऊपर क्यों नहीं जाता है? तो क्यों नहीं जाता? ये इस पर एक बल कार्य करता है, पृथ्वी द्वारा एक बल कार्य करता है, तो जिसके कारण कोई भी वस्तु यदि हम छोड़ते हैं तो वो नीचे ही जाती है, ना कि ऊपर जाती है। हाँ, अगर हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो वो ऊपर जाएगी, कुछ ऊंचाई तक जाएगी और फिर भी नीचे ही आनी है। तो इस बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर जो लगाया गया बल होता है, जिसके कारण वह उस वस्तु को, दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां से बल के दोनों प्रकार, संपर्क बल और असंपर्क बल। और संपर्क बल दो प्रकार के हमने यहाँ करे हैं, पेशीय बल और घर्षण बल। असंपर्क बल स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल और गुरुत्वीय बल। इस प्रकार से बलों के प्रकार में हमने जाना। अब आगे बढ़ते हैं हम बल और दाब में कुछ संबंध। तो इसको दिखाने के लिए एक क्रियाकलाप है हमारे पास। यहाँ देखो, ये एक ईंट है और ये भी दूसरी इसी साइज की ईंट है, दो ईंटें हैं। और यहाँ पर हमने एक नाद ली, छिछला बर्तन कहते हैं उसे, लिया और उसमें रेत भर लिया, कुछ ऊंचाई तक रेत भर लिया। हमने ईंट को इस प्रकार से खड़ा करा और इस प्रकार ईंट को इस प्रकार से लेटा कर रखा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो खड़ी हुई ईंट है वो नीचे अधिक धंस जाती है रेत में, और जो लेटी हुई ईंट है वो कम धंसती है। भाई, जब दोनों का भार बराबर है, इसका भी भार बराबर है, इसका भी भार बराबर, दोनों के द्वारा लगने वाला बल भी बराबर होना चाहिए नहीं? जब दोनों का भार बराबर है तो यहाँ भार बराबर क्यों, ये बल लगने वाला बल बराबर क्यों नहीं हुआ? क्यों ये रेत यहाँ नीचे तक दबा और यहाँ कम नीचाई तक दबा? तो इसको समझने के लिए हम विचार करते हैं कि इसका जो संपर्कित क्षेत्रफल है और इसका संपर्कित क्षेत्रफल है,
भाई दोनों का भार एक समान है, वहाँ तो कोई अंतर नहीं है। तो अंतर किसमें है? केवल इसके और इसके क्षेत्रफल में अंतर है। किसमें अंतर है? क्षेत्रफल में अंतर है। कौन सा क्षेत्रफल? संपर्कित क्षेत्रफल, जो जिस तल पर रखी है उससे संपर्कित क्षेत्रफल है, उसमें अंतर है। इसका संपर्कित क्षेत्रफल कम है तो इससे दाब अधिक लग रहा है, इसका संपर्कित क्षेत्रफल अधिक है तो इससे दाब कम लग रहा है। तो यहां से हम दाब को की जो संकल्पना है उसको समझेंगे कि दाब क्या है। क्या है दाब? तो दाब वास्तव में क्या है? किसी तल पर लगने वाला अभिलंबवत बल। किसी तल पर लगने वाला अभिलंबवत बल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। किसी तल पर लगने वाला अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। और दाब अभिलंबवत बल और तल पर एकांक क्षेत्रफल तो किसी तल पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। यहां इन दोनों में दाब किस पर निर्भर है? दाब बल पर निर्भर है और दाब क्षेत्रफल पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? दाब बल पर निर्भर है और दाब क्षेत्रफल पर निर्भर है। दाब बल के तो क्या है? बल के अनुक्रमानुपाती है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। अब इससे क्या संबंध आएगा? अनुक्रमानुपाती का मतलब इसके तो सीधा सीधा यदि बल बढ़ता है तो दाब भी बढ़ेगा, क्षेत्रफल स्थिर रहे तो बल बढ़ता है तो दाब भी बढ़ेगा, और बल घटता है तो दाब भी घटेगा। तो ये तो होगा सीधा सीधा अनुपात, पढ़ा होगा हमने अनुक्रमानुपाती में, गणित में। इसी प्रकार क्षेत्रफल क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती उल्टा अनुपात। यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब, ये कब है? जब बल स्थिर रहेगा, तो दाब क्या होगा? घटेगा, और ये घटेगा तो ये दाब बढ़ेगा। तो ये इन दोनों में संबंध है। क्या है? इन दोनों में संबंध है। तो दाब बराबर अभिलंबवत बटे क्षेत्रफल। अब एकांक क्षेत्रफल। अब अभिलंबवत बल क्या है? बल का मात्रक पढ़ा होगा तुमने। बल का मात्रक क्या होता है? कोई बताएगा? बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल वास्तव में देखो, बल बराबर होता है F बराबर ma। m क्या होता है? किलोग्राम। a क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये जो चीज़ है, ये जो राशि है, इसको क्योंकि इसकी खोज आइजैक न्यूटन ने करी थी तो इसलिए इसके नाम पर, उनके नाम पर ही इसको 1 न्यूटन कहा गया है। क्या कहा गया है? 1 न्यूटन कहा गया है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इसी प्रकार से क्षेत्रफल का मात्रक आपको सबको पता होगा। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। भाई लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर, और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसका जो हमारा मात्रक बन गया दाब का, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको हम क्या कहते हैं? इसको एक पास्कल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? पास्कल। तो इसकी जो दाब की इकाई है वो क्या है? पास्कल भी कहलाती है। क्या कहलाती है? पास्कल भी। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को एक पास्कल के नाम से भी जानते हैं, इस इकाई को। ठीक है, जैसे वहाँ न्यूटन नाम दिया था तो यहाँ इसी प्रकार से पास्कल नाम दिया। तो यहाँ पे हमने दाब का मात्रक, दाब का सूत्र इस प्रकार से जाना। अब अगला जो हेडिंग आता है उसमें आते हैं हम दाब का दैनिक जीवन में प्रभाव। दाब का दैनिक जीवन में प्रभाव, क्या क्या प्रभाव है दाब का दैनिक जीवन में? दाब का दैनिक जीवन में प्रभाव के लिए हम कुछ क्रियाकलापों पर विचार करेंगे। हम सब, आप लोग स्कूल आते हो, कंधे पर बस्ता टांग के लाते हो, आते हो?
बस्ते में अपनी पट्टियों पर विचार करना। बस्ते की जो पट्टियां होती है वो चौड़ी होती हैं या नेड़ी होती हैं, उससे क्या फर्क होता है कि यदि हम केवल उन पट्टियों के स्थान पर एक रस्सी बांध लें और वे पट्टियां ना हो तो क्या अंतर होगा, और वे चौड़ी चौड़ी पट्टियां जितनी ज़्यादा चौड़ी होती जाती है उतनी हमें राहत सी महसूस होती जाती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, अभी मैंने बताया था, जो बताया था दाब के बारे में, जैसे जैसे हम उसका संपर्क क्षेत्रफल, किसका, पट्टियों का संपर्क क्षेत्रफल बढ़ाते जाते हैं तो हमारे बैग द्वारा लगने वाला जो बल है, दाब है, वो क्या होता रहता है, कम होता जाता है। इसलिए उसकी पट्टियां चौड़ी से चौड़ी रखने का प्रयास करते हैं जितनी सुविधा हो। अगर हम उसकी जगह रस्सी बांधेंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, और वो हमारे कंधों पर निशान कर देगी क्योंकि उसमें दाब अधिक पड़ेगा। क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, वो हमारे कंधों पर निशान कर देगी, दाब अधिक पड़ेगा। तो इसलिए ये एक दैनिक जीवन का क्रियाकलाप है। इसी प्रकार से हम घरों में, रसोई में देखा होगा कि फल या सब्जी काटने के लिए मम्मी चाकू लेती है। कभी कभी कहती है यह चाकू तो ब्लंट हो गया या मोटा हो गया, तो इसको क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, मम्मी कहती है कि दूसरा इसकी धार बनवानी पड़ेगी, इस चाकू की धार बनवानी पड़ेगी। तो धार का मतलब क्या है, उसका जो संपर्क क्षेत्रफल है, जितना भाग उससे फल से या सब्जी से संपर्क होता है वो क्षेत्रफल कम करना होता है। तो जिससे जितना कम होगा उससे हमारे हाथों द्वारा लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा, दाब अधिक हो जाएगा, और दाब अधिक हो जाएगा तो जो फल है या सब्जी है वो शीघ्रतापूर्वक आसानी से कट जाएगी। ठीक है ना। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण हम लेते हैं, कील। हमारे पास दो कील हैं, एक कील आगे से पैनी है और एक आगे से पैनी नहीं है, वो बिल्कुल चपटी है। तो उसको इस प्रकार से है, तो उसको क्या करते हैं, अगर हम दोनों को रेत लेते हैं या मिट्टी लेते हैं, ज़मीन पर गाड़ना चाहते हैं, तो कौन सी आसानी से गड़ेगी, जो नुकीली होगी वो आसानी से गड़ेगी, और जो वैसी होगी जिसका भाग चपटा है वो आसानी से नहीं गड़ेगी। क्यों नहीं गड़ेगी, क्योंकि उसका संपर्क क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा, तो उस पर क्या होगा, लगने वाला दाब कम हो जाएगा। और जब जैसे जो बारीक नुकीली कील है उसका संपर्क क्षेत्रफल कम होगा तो वो क्या होगी, उस पर लगने वाला दाब अधिक होगा, और जिसके कारण वो आसानी से वहाँ पर लग जाएगी। तो इन तीन उदाहरणों से हम बल का दैनिक जीवन में प्रभाव, ऐसे हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे क्रियाकलाप हैं, बल और दाब दोनों को हम वहाँ से समझ सकते हैं। हमें अपने हर क्रियाकलाप को इस दृष्टि से देखना चाहिए कि वो हमारे विज्ञान से किस प्रकार से संबंधित है, हमारे इस चैप्टर से किस प्रकार से संबंधित है, क्या वो हमारे किसी काम या किसी उदाहरण के काम आता है, तो हमारा उस चैप्टर को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। अब आता है, इससे आगे बढ़ते हैं, वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडल क्या होता है भाई, हमारे चारों ओर क्या है, उपस्थित वायु है, और पृथ्वी में भी इसी प्रकार से कुछ किलोमीटर ऊंचाई तक चारों ओर वायु ही वायु है। तो इस आवरण को, जो पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण है, इसको क्या कहते हैं, हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल। अब आपने पढ़ा होगा वायु में भार होता है, क्या होता है, वायु में भार होता है। जब इसमें भार होगा और ये पृथ्वी पर है, उपस्थित है, तो ये क्या होगा, दाब भी डालेगी। हमारी दाब की परिभाषा के अनुसार पृथ्वी से संपर्क भी है और उसमें भार भी है, तो वो दाब डालती है। तो वायुमंडल द्वारा जो पृथ्वी पर दाब डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। हमारे चारों ओर फैले वायु का जो आवरण है वो हमारे पृथ्वी पर दाब डालता है, उसको क्या कहते हैं, हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु दाब। अब वायुमंडलीय दाब का बहुत सारे उपयोग हैं। पहले हम फाउंटेन के पेन प्रयोग करते थे, फाउंटेन के पेन में रबड़ लगी होती थी पीछे, और इंक भरने के लिए हम उस रबर को दबाया करते थे,
इंक में डुबाकर उस रबर को दबाया करते तो क्या होता था, उसकी जो दवात थी उसमें से इंक उसमें भर जाती, जैसे छोड़ते थे हम। तो क्या था उसका, क्या कारण था? उसका कारण ये था कि जब हमने रबर को दबाया तो उसके अंदर की वायु निकल गई। अब वायु निकल गई तो बाहर की वायु उस पर दबाव डालती है, और उसमें केवल जगह कौन सी है, कहाँ, निब के पास की जगह है जहाँ से उसमें वो वायु आ सकती है। तो क्या होता है, जैसे ही दबाते हैं, जैसे हम उसे छोड़ते हैं तो जो वायु दाब के कारण जो इंक है वो उसमें प्रवेश कर जाती है। किसमें प्रवेश कर जाती है? रबर में प्रवेश कर जाती है। तो ये वायुमंडलीय दाब का एक बहुत ही आसान सा उदाहरण है। इसी प्रकार से हम जल पंप जल पंप जो होते हैं, नलका सबने सुना होगा, पहले हमारे यहाँ नलके अधिक हुआ करते थे तो नलके को भी जल कहते हैं, जल पंप कहते हैं। इसी प्रकार से ये होता है। तो इसकी कार्यविधि पर विचार करते हैं हम, इसकी विधि पर विचार करते हैं तो क्या होता है, देखो नलका जब भी हम चलाते हैं तो नलके की हत्ती को सबसे पहले ऊपर उठाते हैं। क्या करते हैं? ऊपर उठाते हैं। अब जब इसकी हत्ती को हमने ऊपर, हैंडल जो होता है, हैंडल को जब ऊपर उठाया तो जो इसका पिस्टन होता है, ये पिस्टन होता है, ये नीचे की तरफ जाता है, और नीचे की तरफ जाता है तो इसमें जो एक वाल्व होती है वो वाल्व खुल जाती है। क्या हो जाती है? खुल जाती है। और जो इसके और इसके बीच की जो दूसरी वाल्व है वो प्रेशर के कारण बंद रहती है, और इसके जो बीच की वायु है वो इस वाल्व द्वारा बाहर निकल जाती है, इस वाल्व द्वारा बाहर निकल जाती है। अब पुनः जब हम इसको, हैंडल को अभी क्या करता, ऊपर करता, अब नीचे करेंगे। जब इसे नीचे करेंगे तो ये पिस्टन ऊपर उठेगा। अब पिस्टन ऊपर उठेगा तो ऊपर उठते समय ये क्या है, ये जो वाल्व हमारी पहले वाली वाल्व थी वो बंद हो जाती है, और वो बंद हो जाती है तो वायुमंडलीय दाब के कारण, अब इसमें कहीं से कोई वायु नहीं तो नीचे से ही प्रवेश कर सकता है कुछ, तो जो जल है नीचे वायुमंडलीय दाब के कारण वो इस बेलन में, बड़े वाले बेलन में चढ़ जाता है, और उस समय दूसरी वाल्व खुल जाती है। तो ये हमारा दूसरा चरण पूरा होता है इसका। अब तीसरे चरण में फिर हम इसे ऊपर उठाते हैं। अब इसे ऊपर उठाते हैं तो उस स्थिति में फिर वाल्व, जो पहली वाल्व है वो खुल जाती है, और जो इसका अंदर का पानी था, यहाँ जो पानी आया था वो पानी इसके द्वारा ऊपर पहुंच जाता है, और ये वाल्व बंद रहती है उस समय। तो इस प्रकार से हमारे पिस्टन के ऊपर पानी आ गया। किसके ऊपर पानी आ गया? पिस्टन के ऊपर पानी आ गया। चौथी स्थिति में क्या होता है, जब हम पुनः इसे नीचे करते हैं तो क्या होता है कि ये जो हमारा पिस्टन है इस पानी को लेकर, उस समय ये वाल्व बंद रहती है, और जो ये वाली प्रक्रिया वो यहाँ होती है, यहाँ से पानी ऊपर चढ़ जाता है, ये दोनों प्रक्रिया साथ होती है यहाँ। तो उस स्थिति में क्या होता है, ये पानी ऊपर आ जाता है और हमारा जो इसका नलके का मुख द्वार है उससे बाहर निकलता है। इस प्रकार से इसकी क्रिया, जो प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया है नलके की, ये बार बार दोहराई जा सकती है और हमें पानी लगातार मिलता रहता है। तो इस प्रकार से हम जल पंप की क्रिया विधि को हम समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हम साइकिल पंप, फुटबॉल पंप, इनके बारे में भी जान सकते हैं। अब अगली चीज आती है, एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है, आपने देखा भी होगा नहाते समय, कभी अनुमान लगाना या देखना कि हम जब लोटा या जो डब्बा होता है जिससे हम पानी लेते हैं उसे भरकर बाहर पकड़ें और उसी डब्बे को पानी के अंदर पकड़ें, पानी में देखें तो हमें उसके भार में अंतर दिखाई देता है। तो वो भार में अंतर क्यों होता है? तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है, कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर एक बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? द्रव द्वारा नीचे से ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है, जिसके कारण वो वस्तु हमें वास्तविकता से हल्की प्रतीत होती है। तो उस बल को ही हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल, या इंग्लिश में अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। अब इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं, इसके भी हमारे बहुत सारे सिद्धांत हैं, और इसमें में हम आर्किमिडीज का सिद्धांत लेते हैं। आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था, यूनानी वैज्ञानिक हुए आर्किमिडीज। उन्होंने दिया था कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो वह अपने भार के बराबर
जल विस्थापित करती है या द्रव विस्थापित करती है, पूर्ण या आंशिक रूप से डुबो जाती है, तो वह अपने द्रव के बराबर, अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। इसी को क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। और इसी के आधार पर बड़े बड़े जो जहाज हैं, लोहे के बड़े बड़े, आपने देखा होगा एक छोटी सी कील पानी में नहीं तैर सकती, उसे पानी में डालते हैं वो डूब जाती है, लेकिन इतने बड़े बड़े जहाज होते हैं, कई क्विंटल टनों के होते हैं, और वे उसमें तैरते रहते हैं। तो वो अपनी विशेष आकृति के कारण उसमें तैरते रहते हैं, जिससे कि वो अपने भार से ज़्यादा पानी विस्थापित कर देते हैं, जिसके कारण वे उसकी सतह पर तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, शेष अगली क्लास में लेंगे, और जो मैंने बताया है उसको दैनिक क्रियाकलापों से जोड़कर समझने का प्रयास करें और जानने का प्रयास करें, और उसका क्या उपयोग हमारे जीवन में हो सकता है उस पर विचार करें।